जैन दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी थ्योरी का सेकेंड पार्ट। डीसी थ्योरी का सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं दोस्तों किरचॉफ के नियम से। दोस्तों किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो नियम को बारे में बताया था। पहला नियम बताया था किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा बताया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था दो नियम के बारे में। इन्होंने बोला था जो भी चालक होता, जो भी कंडक्टर होता, चालक वो होता दोस्तों जिसमें जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब चालक में आता, कंडक्टर में आते हैं, जिसमें से करंट आसानी से चला जाए। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने बोला था जो भी कंडक्टर होता, जो भी चालक होता, उसमें करंट और वोल्टेज उनके शाखा यानी जो ब्रांच होती है उनमें किस प्रकार से पता करने के लिए उपयोगी होता है या किस प्रकार से वो उपयोग होता है वहां पर, उस नियम को उन्होंने बोला किरचॉफ का नियम। दोस्तों किरचॉफ के नियम दो होते हैं, एक किरचॉफ करंट लॉ होता है और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का केसीएल, करंट लॉ को, धारा का नियम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केसीएल और वोल्टेज के नियम को बोलते हैं केवीएल। एग्जाम में आता है केसीएल केवीएल क्या होता है, क्लियर इतनी बात। दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है किरचॉफ का नियम किस पे लागू होता है। तो दोस्तों किरचॉफ का नियम दोस्तों रेखीय परिपथ और अरेखीय परिपथ पर लागू होता है, यानी दोनों पर, रेखीय सर्किट हो या अरेखीय सर्किट। दोस्तों रेखीय सर्किट क्या होता है और अरेखीय लीनियर परिपथ और नॉन लीनियर क्या होता है। तो दोस्तों डीसी थ्योरी का फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो लीनियर सर्किट कहलाता है, जहां पर वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है, एक सीधी रेखा, उनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो किसी सीधी रेखा में बात करता है, यानी एक ही अनुपात में काम करते हैं, वो रेखीय परिपथ होता है। अरेखीय परिपथ होता है जो दोनों एक अनुपात में काम नहीं करते, यानी करंट बढ़ाने पे वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसको बोलते हैं अरेखीय परिपथ। तो जो दोनों नियम पर काम करता, दोनों सर्किट पर काम करता, रेखीय भी हो सकता है अरेखीय भी। दोस्तों किरचॉफ का नियम कौन सी सप्लाई पे काम करता है, तो किरचॉफ का नियम एसी और डीसी में करंट वोल्टेज दोनों सप्लाई पे काम कर सकता है, एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं किरचॉफ का करंट नियम, किरचॉफ के धारा का नियम, जिसको हम बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का करंट का नियम। दोस्तों किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने इससे पहला नियम बताया गया, एग्जाम में आता है। बताइए कि जो किरचॉफ का पहला नियम कौन सा था, तो किरचॉफ करंट लॉ था दोस्तों। इसे नोड का नियम भी कहते हैं। अब नोड क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूं। जहां ये पॉइंट, जहां पर मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, आपने खंबा देखा होगा, जो आपके घर पे जो पोल होते हैं बाहर लगे हुए, वहां से देखना बहुत सारे तार निकले होते हैं, हर अलग अलग वायर जाते हैं, हाँ या ना, वहीं से। तो दोस्तों जो पॉइंट होता है वो जहां से सप्लाई दी जा रही है वो कहलाता नोड। क्या कहलाता? नोड, ठीक है। तो इसे नोड का नियम के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में आता है। किरचॉफ का पहले नियम को हम कौन सा नियम भी कहते हैं, तो नोड का नियम, किरचॉफ का करंट का नियम कहलाता है। दोस्तों किसी भी मोटर परिपथ में करंट की प्रवाह किरचॉफ के करंट के नियम बताता है। दोस्तों ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो बच्चों ने लगाया था फेराडे के नियम। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपने समझा नहीं था जिन बच्चों ने लगाया था। दोस्तों जिसमें ये बोल रहा है कि किसी भी मोटर परिपथ में करंट का प्रवाह किस नियम से, यानी करंट किधर प्रवाह हो रहा है, किस नियम से पता करते हैं। तो दोस्तों किरचॉफ के करंट के नियम ये बताता है किसी भी सर्किट में या मोटर में करंट का प्रवाह हो रहा है, उसको किसके नियम से, किरचॉफ के करंट के नियम से बताते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण के पर आधारित, आवेश यानी चार्ज के, ठीक है, चार्ज को संरक्षण पे आधारित होता है। सर आवेश, दोस्तों एक बात बताइए मेरे को, बच्चा बोले भूल जाता हूं सर। दोस्तों जो करंट होता है, वो करंट जो हम बोलते हैं विद्युत धारा, वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? चार्ज, आवेश क्या बोलते हैं हम? चार्ज। तो दोस्तों आवेश, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ये नियम किस पे लगता है, जो करंट का नियम वो किस पे लगता है? आवेश संरक्षण पर। अब दोस्तों ये नियम होता क्या है, अब समझना। ये नियम बोलता है, किरचॉफ का नियम, किसी बिंदु, ये नोड है, समझो ये खंबा है, नोड है, किस नियम के अनुसार किसी बिंदु या नोड पर आने वाले सभी करंट और जाने वाले सभी करंट का योग, बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर, समझना।
यानी आने वाला करंट और जाने वाला करंट का योग हमेशा क्या होता है, बराबर। मान लो आने वाला करंट 10 एम्पियर है तो जाने वाले भी कितने होंगे, 10 एम्पियर। तो ये किरचॉफ के करंट का नियम कहता है। तो किरचॉफ का करंट का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु या किसी भी नोड पर आने वाले करंट का योग और जाने वाले करंट का योग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। समझना कैसे। अब पहले तो मैं इसको बता देता हूं, ये पॉइंट है, हाँ या ना, इस बिंदु पे। अब देखो ये जो अंदर की तरफ आ रही है, ये एरो है, ये एरो, हाँ है ना, ये एरो किधर बता रही, इसकी तरफ आ रही है। अब इस बिंदु से जो दूर जा रहा है वो बाहर की तरफ, ये है, ये है, ये है। तो आने वाला करंट कौन सा है, I1 और I2, हाँ या ना। तो I1 प्लस I2 बराबर जाने वाला, आने वाला करंट, किसी बिंदु पर आने वाला करंट बराबर क्या होगा, जाने वाले करंट के क्या होगा, बराबर। अब जाने वाला कौन सा, I3, I4, I5। आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा बराबर होता है। किसी बिंदु या किसी नोड पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा बराबर होता है। इसे बोलते किरचॉफ का करंट का नियम। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब दोस्तों ये सर कहां देखा हमने, देखो एक सर्किट है, इस सर्किट में ये पॉइंट बिंदु है, हाँ या ना, क्लियर है। अब और ये हमारा आईसी रेजिस्टेंस है, ये डायोड है और ये कैपेसिटर है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये करंट आने वाला करंट, ठीक है। तो ये देखो, ये इस बिंदु पर आने वाला करंट, इस बिंदु से आने वाला करंट, इस बिंदु पर आने वाला करंट और इस बिंदु से जाने वाला करंट और ये जाने वाला करंट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो किरचॉफ का करंट का नियम ये बताता है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा क्या होगा, बराबर। अब यहाँ पे ऊर्जा को ले कौन रहा है, ऊर्जा का उपयोग कौन कर रहा है, तो हमारा दोस्तों I1, I2 और I3। इसी बिंदु देखो I1, I2 और I3, ये I1 ले रहा है, I2 ले रहा है और I3 आ रहा है, ठीक है, यानी बिंदु की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद I4 और R5 ये क्या हो रहे हैं, करंट दूर जा रहे हैं। तो दोस्तों आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया किस प्रकार से किरचॉफ करंट का नियम होता है। तो हम इससे क्वेश्चन करके देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं तो किरचॉफ करंट ला के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से डायग्राम समझिएगा। हम यहाँ पर जो एरो नोड के अंदर तरफ जा रही है उसको बोलते हैं आने वाला करंट, और जो नोड से दूर जाती है उसको बोलते हैं जाने वाला करंट। दोस्तों ये जाने वाला करंट कौन से है, तो दोस्तों हम बोलते हैं क्या होता है किरचॉफ का करंट का नियम, आने वाला करंट बराबर होता है जाने वाले करंट के। नहीं है तो हम उसको बराबर करेंगे। मान लीजिए आने वाला करंट यहां पर I1 है 20 एम्पियर, I5 है 10 एम्पियर, I2 है 70 एम्पियर, ये है 20 एम्पियर I3। I4 पता करना है, क्या पता करना, I4। अब दोस्तों आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होता है, बराबर होता है। वो एग्जाम में बोलता है कि बताइए दिए गए चित्र में I4 की वैल्यू क्या है। तो अब आपको यहां पता होना चाहिए कि किरचॉफ करंट का नियम कहता है नोड पर आने वाला करंट और नोड से दूर जाने वाला करंट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इनका समेशन योग क्या होता है, 0 होता है। तो आने वाला करंट कौन सा, I1 और I2, तो हम यहां लिखते हैं I1 प्लस I2। जाने वाला करंट कौन से है, तो I3 है, I4 है और I5 है। ये नोड से जो दूर जा रहे हैं, देखो एरो बाहर की तरफ, ये जाने वाले हैं। आने वाला करंट I1 कितना है, तो दोस्तों I1 सर आपने बोला 20 और I2 कितना 70, I3 कितना 20 सर, I4 नहीं पता, I5 कितना है 10। अब 20 और 70 कितने होते हैं, 90, हाँ या ना। अब 20 और 10 कितने हो गए, 30 प्लस I4। अब दोस्तों मेरे को आने वाला और जाने वाला करंट हमेशा क्या चाहिए, बराबर चाहिए। इसमें कितना, यहां पर कितना 90, तो यहां पर भी क्या बनाना पड़ेगा 90। 30 में ऐसा क्या जोड़ोगे 90 बन जाए, तो बोलोगे सर 60, या इसको इधर उठा के माइनस कर दो, 30 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितने देंगे 60। तो हम यहां पर कितना जोड़े, तो यहां पर 60, तो I4 कितना आएगा दोस्तों 60, कितना आएगा 60, ठीक है। तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा, बराबर। क्लियर है। यहां इधर ले आएंगे इसको तो काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो यहां 30 माइनस 90 माइनस 30 I4 इक्वल कितना हो जाएगा 60।
तो I4 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट कितना होगा बराबर। तो यहां पर 60 और 30 90 और यहां पर भी 90। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन सा होता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, जिसको हम बोलते हैं केवीएल। सर केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज नियम। दोस्तों इसको हम मेष का नियम के नाम से जानते हैं, लूप के नियम से जानते हैं, या किरचॉफ के द्वितीय नियम। तो इसे हम मेष का नियम कहते हैं या द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसे हम लूप का नियम या पाश का नियम भी कहते हैं। क्लियर इतनी बात। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या होता है। तो ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं दोस्तों, ना ही नष्ट करते हैं। जो एनर्जी है ना, वो एक फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में जो बदलती उसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जो हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों ये एक क्लोज लूप क्या होता है, देखो ये जो भाग है ये क्लोज लूप, एक बंद परिपथ में, ठीक है। एक बताता है, जो बंद परिपथ में जो वोल्टेज पाथ है, ठीक है, जो भी वोल्टेज पाथ होता है वो विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बीजगणितीय योग के क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो दोस्तों अब हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता क्या है। दोस्तों किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है किसी भी बंद परिपथ में, ये बंद पर सर्किट में, एक लूप में, बंद लूप में विद्युत वाहक बल, जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, जो वोल्टेज होता है वो परिपथ में वोल्टेज पाथ के बीच गणितीय योग के क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो वो उसके बीज गणितीय योग, ठीक है, जो हमारा होता है I इंटू आर, बीज गणितीय योग विद्युत इस परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, यानी समझना मेरी बात। किसी सर्किट में जो वोल्टेज है विद्युत वाहक बल है, उसी सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप का मतलब जैसे मान लीजिए यहां से निकला 20 वोल्ट, अब इसके पास कितना पहुंचा, ठीक है, कितना पहुंचा, तो इन दोनों तीन सभी के योग के बीज गणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, ये शून्य होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहले बीज गणितीय योग, तो आने वाला वोल्टेज, हम पहले वोल्टेज क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है हमारा। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल होता है समेशन V बराबर समेशन I इंटू आर, बीज गणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर इतनी बात। अब दोस्तों मैं पहले बता देता हूं, यह एक लूप, यह पांच के चारों ओर सभी वोल्टेज में अंतरों का बीज गणितीय योग हमेशा शून्य होगा, समझिएगा। ये बोल रहा है कि जो भी लूप में जो चारों तरफ वोल्टेज जा रहा है ना, उन वोल्टेज में जो अंतर आएगा वो बीज गणितीय योग के क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। यानी समेशन V माइनस समेशन R बराबर क्या होगा, 0। यानी जितना वोल्टेज यहां जाएगा उतना ही इनमें जाएगा, जो यहां से निकला वो सभी में बटेगा, वो इनका जो समेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये किसी परिपथ में या किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बल का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं इसका बता देता हूं आपको क्या बोलता है। तो दोस्तों समझना, ये एक बंद लूप है, ये करंट की डायरेक्शन, हमने बोला करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, हाँ या ना। तो हमारा करंट कैसा जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है और इस तरह से जा रहा है। किधर से घुसा दोस्तों, तो दोस्तों ये किधर से घुसा, माइनस की तरफ से। तो हमने बोल दिया V सप्लाई वोल्टेज क्या है, माइनस, ठीक है, प्लस ये गया किसके पास, IR के पास। जो हमारा करंट किसके पास गया दोस्तों, इसके पास। तो ये किधर से घुसा, प्लस की तरफ। जिधर से घुसेगा वो सिंबल लगाना। इधर किधर से घुसा था, माइनस की तरफ, माइनस लगा दिया, ये लगा दिया हमारा प्लस। यहां पर क्या है, करंट गया तो I इंटू R1, पहला रेजिस्टेंस लगाया, फिर यहां से घुसा, फिर क्या गया, प्लस, देखो I R2, I प्लस I R2 इक्वल क्या होगा, 0। ठीक है, अब दोस्तों माइनस VS, कॉमन क्या निकाल लिया, I निकाल लिया, यहां से यहां पर I दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचा, R1 प्लस R2 इक्वल 0, हाँ या ना। अब दोस्तों मेरे को क्या निकालना, यदि मुझे क्या निकालना, ये माइनस का उधर ले गया तो काय का हो गया, प्लस का। तो I बराबर क्या हो गया, VS
और R, ये R जो चल रहा था साथ में इसके गुणे में, इसको नीचे लिया R1 प्लस R2। हाँ या ना? तो इससे मैं करंट की वैल्यू क्या कर सकता हूं, निकाल सकता। तो एक लूप में किस तरह से ये क्या होता है, समेशन होता, किस तरह से काम करता है, ये आपको देखना है। तो दोस्तों आप इस तरह से समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूं, दिए गए चित्र में करंट की वैल्यू बताइए। ये 20 वोल्ट है, समझिएगा ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी, रेजिस्टेंस का मान 5 ओम है और यहां 10 ओम है, ठीक है, 5 ओम है और 10 ओम है। दिए गए चित्र में करंट की वैल्यू बताइए, वो भी क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो आप देखिए पहले अपन इंटर कैसे होंगे, करंट के वैल्यू अपन ने करंट की डायरेक्शन इसीलिए लूप एक लूप बना। हमेशा किरचॉफ वोल्टेज लॉ बंद परिपथ में लगता है, ये बंद है, ओपन होता तो नहीं लगता, ठीक है। अब जिधर से इंटर होंगे उधर क्या है, माइनस। तो पहले वोल्टेज पहले अपन बना लेते हैं, वी माइनस, हाँ है ना, वोल्टेज माइनस में, फिर यहां से गए तो हमारा प्लस आया, प्लस। या करंट है, करंट नहीं पता है, करंट ही पता करना है, तो I इंटू आर, I इंटू R1, फिर इधर आए, देखो यहां पे क्या दिखा, प्लस करंट R2 प्लस I R2, हाँ या ना। अब इसमें से हमने V माइनस VS प्लस I कॉमन ले लिया, I और R1 प्लस R2, और ये सब किसके बराबर चल रहा है दोस्तों, 0 के, हाँ या ना। अब हमको निकालना करंट, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहां वोल्टेज कितना है, तो 20 है, तो यहां माइनस 20, आई नहीं पता भैया, ये कितना हमारा 5 और 5 और 10 है। R1 की वैल्यू 5 प्लस कितना है यहाँ 10 है, इक्वल 0। तो दोस्तों 5 और 10 कितने हो गए हमारे, 15 हो गए दोस्तों, 15, ठीक है, इक्वल। ये माइनस का उठ के इधर आया तो काय का हो गया, प्लस का, ये 20 हो गया, हाँ है ना। अब 15 है I की वैल्यू, अब I 15 है तो हम किसको क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, 15, I बराबर 20/15। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 के टेबल में 3 बार आता है और ये कितनी बार आता है, 4 बार। जब इसको करोगे सोल्व तो 1.33 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 1.3। तो इस लूप में जाने वाला करंट कितना होगा, 1.33 एम्पियर। इस तरह से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किरचॉफ वोल्टेज किसी भी बंद परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होता है, उस परिपथ में जो वोल्टेज का बीजगणितीय योग हमेशा किसके योग के बराबर होता है, 0 के बराबर। ये समेशन V इक्वल I इंटू 0, क्लियर है, ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, शक्ति होता क्या है। दोस्तों शक्ति को क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो दोस्तों पावर होती क्या है, तो दोस्तों पावर होती है इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति वह दर है जिसमें विद्युत ऊर्जा का या तो उपभोग होता है या उत्पादन होता है। हम कह सकते हैं या तो शक्ति उसको बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल शक्ति उसे बोलते हैं, या तो उसका उपभोग यानी खर्च हो रहा है या उत्पादन हो रहा है। जैसे ये बल्ब लगा है, ये बिजली को खर्च करके हमको उजाला दे रहा है, पर यहां पर आपको दिख रहा है ग्रिड है, ये जनरेशन है, ये बिजली को क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। जहां बिजली का उत्पादन होता है या खर्च होता है, ऐसी विद्युत ऊर्जा, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब दोस्तों इसे हम जिसने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था जेम्स वाट। किसने दिया था दोस्तों, जेम्स वाट ने। तो दोस्तों उसी के नाम पर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। तो दोस्तों याद रखना, जो शक्ति होती है, पावर की खोज की थी जेम्स वाट ने, ठीक है, स्टीम इंजन के द्वारा, ठीक है, उसी के नाम पे ये वाट दिया गया है, इसका ऐसा यूनिट। अब दोस्तों हम ये तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो गई। सर दोस्तों हम नॉर्मल में भी तो बोलते हैं पावर, शक्ति बहुत है इसमें। तो दोस्तों शक्ति होती क्या है, कोई कार्य करने में कितना समय ले रहा है, कोई भी काम करने में कितना समय ले रहा है, उसको हम बोलते हैं शक्ति उसकी। जैसे मान लीजिए मैंने 2 लोगों को बोला कि आपको इस यहां से, एक ए व्यक्ति और ये बी है, आपको यहां से यहां तक को दौड़ना है दोनों को। अब एक बंदा दौड़ा, ठीक है, दोनों को दौड़ने का समय दिया, सेम दूरी है। एक बंदा व्यक्ति पहुंचा 1 मिनट में और एक पहुंचा 10 मिनट में। अब सोचो किसने ज्यादा टाइम लिया, बोले सर 10 मिनट वाला ने। मैंने बेटा धल्ली कौन पहुंचा, 1 मिनट वाला। ज्यादा पावर किसकी होगी, तो बोले सर 1 मिनट वाला है। तो यदि कोई काम आप कितने समय ले रहे हो उस काम करने के लिए, उसको बोलते हैं उसकी शक्ति, क्लियर है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, शक्ति, ठीक है। इसे P से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है काम और समय, टाइम को बोलते हैं समय। अब हम इलेक्ट्रिकल शक्ति को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शक्ति होता क्या है,
तो शक्ति दोस्तों एक बता देता हूं मैं कि जो शक्ति होती है ना, इलेक्ट्रिकल शक्ति, विद्युत शक्ति को समझने के लिए हम उदाहरण समझते हैं। एक बल्ब 60 वाट का, आपके घर में जो बल्ब है वो 60 वाट का, तो दोस्तों वो इसका मतलब है 1 सेकेंड में 60 जूल ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। जूल दोस्तों याद रखना, जो काम होता है उस काम को हम काय में नापते जूल में, और समय को काय में नापते सेकेंड में। समझना, मैंने बोला एक 60 वाट का एक बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, तो 1 सेकेंड में वो 60 काम करेगा। कितने काम करेगा? 60 काम। यानी इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में हमारा बल्ब 60 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। कितनी जूल ऊर्जा खर्च करेगा? 60 जूल। क्लियर है? समझ में आया? वैसे दोस्तों दूसरा 1000 वाट का हीटर, यानी आप पानी का गर्म करने का हीटर लाए, वो हीटर है 1000 वाट का। अब आपने बोला इसका मतलब क्या सर? तो मैंने बोला दोस्तों जो 1000 काम करेगा ये 1 सेकेंड में, यानी 1000 जूल, इसका काम क्या? पानी गर्म करना, यानी गर्मी निकालना। 1000 जूल ऊर्जा निकालेगा अपने अंदर से 1 सेकेंड तक। 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकालेगा? 1000। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों शक्ति। क्लियर है? विद्युत शक्ति जो होती है दोस्तों वो उसको हम नापते हैं वाट में, पर दोस्तों जहां ज्यादा होती है उसको हम नापते हैं किलोवाट में। तो हमें समझते हैं दोस्तों, तो विद्युत शक्ति को नापने की इकाई होती है वाट। क्लियर है? मूल इकाई क्या होती है? वाट, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या था? जेम्स वाट। पर दोस्तों उससे ज्यादा हो तो उसको हम लिखते हैं किलोवाट में। दोस्तों जब भी याद रखना, वाट जो होता है वाट से बड़ा होता है किलोवाट। सर किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट। 3 जीरो बढ़ जाएगी तो मेगावाट। समझना, मेगावाट। दोस्तों इससे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है? मेगा। यह कितनी? 3 जीरो और बढ़ा लो, 10 की घात 6। 3 जीरो है तो आप कितनी जीरो हो जाएगी? 6। 6 जीरो को अपन क्या बोलेंगे? मेगावाट। 3 जीरो को हम बोलते हैं वाट, किलोवाट। 6 जीरो को हम क्या बोलते हैं? मेगावाट। यदि गीगावाट है तो 3 जीरो और बढ़ा लो, कितनी जीरो हो गई? 9 जीरो। 9 जीरो को हम क्या बोलते हैं? गीगावाट। तो ऊर्जा की जो इकाई होती है वो वाट। यदि 1 हो तो वाट, 1 के पीछे 3 जीरो लग जाए तो किलोवाट, 6 जीरो लग जाए तो मेगावाट, 9 जीरो लग जाए तो गीगावाट होती है दोस्तों। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, सर आपने बोला उपभोग उत्पाद करने लग गया, हमारा बल्ब जल रहा है, पर सर हमने आज तक जो आप बोलते हो, हमारे घर वाले तो बोलते हैं करंट लग जाएगा बेटा। हम एक ट्रांसफार्मर के पास जब देखते हैं ना सर, तो उस पर लिखा रहेगा लगे है 440 वोल्ट का झटका, और हमारे घर पे हमको बचपन से आपके घर पे कितना वोल्टेज आ रहा? 220 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो सर हमारे घर वाले बोलते हैं वोल्टेज कम आ रहा, चीजें बंद कर दो। तो वोल्टेज और करंट एक्चुअल है क्या? दोस्तों यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो सारी देखी होगी उसमें समझ में आ गया दोस्तों। जो है करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसी भी, यानी हम कह सकते हैं घर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न होते, चार्ज उत्पन्न होते, उसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है, क्लियर है? पर दोस्तों करंट को जो आगे ले जा रहा है, करंट को आगे ले जाने के लिए धक्का देता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज। करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए धक्का दे रहा है, उसको बोलते हैं दोस्तों वोल्टेज। अब करंट और वोल्टेज दोनों जहां मिलते हैं, जहां दोनों मिलते हैं वहां क्या बनता है? वाट। यानी हम कह सकते हैं करंट और वोल्टेज जहां दोनों आपस में मिलते हैं, जहां उनकी औलाद पैदा होती है, वो होती है वाट। यानी उनके जो बनता मिलता है वो उसको बोलते हैं हम वाट। समझ में आया होगा? अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर का सूत्र क्या होता है? तो अभी मैंने बताया करंट और वोल्टेज जहां मिलते हैं वहां क्या बनता है? पावर। पावर को हम क्या नापते हैं? वाट में। काय में नापते हैं? वाट में। अब इसके 3 सूत्र होते हैं दोस्तों। ओम का नियम आपको यदि नहीं पता है तो ओम ने 3 लोगों के संबंध बताया था। V बराबर होता है I इंटू आर। हाँ है ना? एक होता है, उन्होंने बोला था V बराबर होता है I इंटू आर, ये निकल गया वोल्टेज। I निकालना है तो क्या होता है? V बटे आर, और R निकालना है, इसको छुपा लो, तो V बटे I। ठीक है, ये 3 सूत्र। अब दोस्त सर हमको ये, तो पहला मेरे को बताया कि पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। जब वोल्टेज और करंट का झगड़ा होता है, आपस में मिलते हैं, तो वहां निकलता है, उनका संबंध निकलता पावर। अब सर ये सूत्र क्या है? तो दोस्तों कुछ नहीं है ये सूत्र। पहला क्या है? V इंटू आई। V इंटू आई। तो दोस्तों हमने I की वैल्यू रखी, क्या रखी? I की वैल्यू रख देते, VR की वैल्यू रख देते, तो I अपन पहले I की वैल्यू रखते हैं। I का मान क्या है? V बटे आर। हाँ या ना? V बटे आर, ये I की जगह रखा V बटे आर।
तो क्या होगा V² अपॉन R। याद रखिएगा किसी भी बल्ब का जो पावर लॉस होता है, कितना लॉस हो रहा है, वो किससे पता करते हैं? इस सूत्र से। एग्जाम में आता पावर लॉस का सूत्र किससे ज्ञात करते हैं? इससे। तीसरा सूत्र जो है, सॉरी इससे नहीं करते हैं, अरे इससे नहीं, इससे, ठीक है, इससे। तीसरा सूत्र क्या है दोस्तों? तो तीसरा सूत्र फिर हम दिखाते हैं। तो अब P बराबर क्या है? I इंटू आर। इधर कर देता हूं। P बराबर क्या है दोस्तों? V इंटू आई, सॉरी, अब V की जगह रखते हैं। V की जगह क्या है? I इंटू आर। ठीक है। अब दोस्तों I में I का स्क्वायर करा, I में I का मल्टीप्लाई करा तो I स्क्वायर, तो I स्क्वायर इंटू आर। तो ये तीन सूत्र कैसे आए दोस्तों? समझ में आया होगा आपको। ये तीन सूत्र को याद रखना है। ये पहला सूत्र होता है, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको बोलते हैं पावर लॉस। ठीक है, पावर कितनी खर्च हुई या कितना लॉस हुआ, ये सूत्र लगता है पावर लॉस में। अब दोस्तों आपने सोचा होगा सर जो मोटर आती वो एचपी में आती, तो दोस्तों ये क्या है समझिएगा। जो हमारा पावर, हम कहते हैं पावर को, अपने जितने भी इंजन होते हैं उनको हम एचपी में नापते हैं। मोटर जितने भी काम करने वाली चीजें होती है उनको एचपी में नापते हैं। सर एचपी क्या है? तो मैं बता देता हूं। इसको एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति, या इसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। अश्व एक संस्कृत वर्ड है। अश्व का मतलब होता है दोस्तों घोड़ा। तो हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति। तो दोस्तों हॉर्स पावर, शक्ति को मापने की एक इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं एचपी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एचपी। 1765 में एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था दोस्तों जेम्स वाट। जेम्स वाट, जिन्होंने किसको खोजा था? वाट। उन्होंने क्या करा? स्टीम इंजन बनाया था। क्या बनाया था? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का मतलब होता है भाप से चलने वाला इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब उन्होंने इस इंजन या मशीन का क्या करा? इसको चेक करना था कि कितनी इसमें ताकत है। तो दोस्तों पहले ये जो राजा महाराजा सब किस पे काम करते थे? घोड़े पे करते थे। ठीक है, यानी घोड़े को ही हम मानते थे जो भी करता। ठीक है, घोड़ा चलता था, दौड़ता था। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा कि जो इंजन था स्टीम इंजन, उन्होंने देखा कि यार क्यों ना हम इसको देखते कि कितना काम करता। तो उन्होंने पहले क्या करा? उस स्टीम इंजन को घोड़े के शक्ति के बराबर देखा। उन्होंने क्या करा? स्टीम इंजन की चाल के लिए उन्होंने घोड़े को क्या करा? कितना वजन डाला? 75 किलो वजन डाला। ठीक है, 75 किलो वजन डाला। कितने हाइट से उठाया वजन को? पुली को लगा के एक, उसकी वजन की हाइट कितनी, तो पुली कितने ऊपर लगाया? 1 मीटर दूरी पर। और कितने सेकेंड तक रखा? 1 सेकेंड तक। तो उन्होंने देखा कि एक घोड़ा कितना वजन उठा सकता है? 75 केजी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा? अलग अलग घोड़े उन्होंने लेके आया। जब उन्होंने देखा कि हर घोड़े की एक जो इस तरह से उठा रहा, तो कितने किलो तक वजन उठा सकता? 74 केजी तक। कितना? 74.6 केजी ऐसा समथिंग आया। एवरेज, औसत आया। कितना आया? औसत आया। ठीक है, औसत आया। तो दोस्तों औसत इतना आया कि 7.4 केजी तक वो वजन को 1 सेकंड में उठा लेता है। अब दोस्तों स्टीम इंजन को उन्होंने बोला कि जो मेरा इंजन बनाया ना, वो घोड़े इतना काम कर सकता है। एक घोड़ा जितना पावर खींच सकता है ना, उतना मेरा इंजन काम कर सकता है। दोस्तों समझना, पावर बराबर क्या होता है? हमारा काम बराबर क्या होता है? सॉरी, वर्क बराबर क्या होता है? पहले तो पावर बराबर, शक्ति बराबर होता है, पावर बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। ये काम कितना करा? कार्य क्या होता है दोस्तों? तो कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी। बल गुणित दूरी। दोस्तों यहां बल क्या है? तो बल होता है मां। एफ बराबर होता है मां। क्या होता है? मां। एम होता है दोस्तों वजन। कितना केजी? तो हमने देखा 74 केजी। कितना केजी? 74.5 केजी समथिंग आया। ठीक है, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कितनी थी? 10। जी कितना माना हमने? 10। गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज ऊपर जाती है उसको नीचे खींचने के लिए लगता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। 10 कितनी होती है? 9.8 होती है, इसको 10 माना। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी मानी? 1 मीटर। कितनी मानी? 1 मीटर। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाया तो ये क्या हो गया? 0। तो कितना गया? 746। इसी को बोला कि एक घोड़े इतनी शक्ति होती है हमारे इंजन में। तो एक एचपी बराबर कितना होता है? वाट। 746 वाट। तो एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैट्रिक, यदि मैट्रिक स्थिति में हम जाते हैं तो एक एचपी कितना होता है? 735.5 एचपी होता है। आपको याद रखना है, एक एचपी बराबर कितना होता है? 735.5 वाट होता है दोस्तों। वो जो था वो क्या था? हमारा ब्रिटिश था। ठीक है, और 1 किलोवाट में कितना एचपी होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट में
आपका 1.34 HP होता है ब्रिटिश, और मैट्रिक्स कितना होता है 1.36 HP। यह वैल्यू याद करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 HP में भाग दे दो किसका, ठीक है, इसका भाग दे दोगे तो ये किलो निकल आएगा, एक किलोवाट की वैल्यू कितने आ जाएगी, किलोवाट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सभी को? तो 1 HP बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर 1.354 HP होता है। अब दोस्तों 1 HP की मोटर यदि 1 HP सेल कितना करंट लेती है, तो दोस्तों एक यदि सिंगल फेस है ना तो 4 से 5 एम्पियर करंट लेती है, जबकि 3 फेस जो मोटर होती है वो 2 से 3 एम्पियर। एग्जाम में आ सकता है 1 HP की मोटर कितना करंट लेती है सिंगल फेस, 4 से 5 एम्पियर। यदि 3 फेस है और 1 HP की है तो वो कितना लेती है, 3 से यानी 2 से 3 के बाद। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया ओरल। सर मेरे को अब प्रैक्टिकल की बात करना, कैसे निकालूं मैं, यदि वाट दिया तो दोस्तों ये सूत्र होता है हमारा VI इंटू आई, जो हमारा पावर होता है, पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट कॉस थीटा। पावर होता है एसी में जो पावर हम यूज करते हैं, हम जो पावर बोलते हैं वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज और करंट का झगड़ा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों मान लीजिए, ठीक है, पावर इंटू आई इंटू कॉस थीटा। अब मैंने बोला 1 HP की मोटर कितना करंट लेगी, है ना, सिंगल फेज से। तो 1 HP की मोटर 1 HP में कितने होते हैं, 746 वाट। अपन पावर को काय में नापते हैं, 746 वाट, हाँ या ना। हमारे घर में 200 सिंगल सप्लाई फेस पे चल रहा है, 220 वोल्ट आता है, हाँ या ना, करंट ही नहीं पता। दोस्तों कॉस पावर फैक्टर मोटर पे डिपेंड करता है कि उसमें करंट और वोल्टेज कितना लेग कर रहे, कितना आगे बढ़ रहे, कितना पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा 0.8, मान लीजिए कितना भी हो सकता है 0.8, पावर फैक्टर का मान 0.1 से 1 होता है। अब इसको जब हम रखेंगे, जब इसको कट करोगे ये नीचे लाके, ठीक है, 220, इसको पॉइंट हटाए, ये 0 से 0 कट गया, 22 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, फिर कितना हो गया 8 दूनी 16 और 1 17, 176। 176 से आप डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा समथिंग, ये जो भी आएगा 2 एम्पियर 4 एम्पियर, ये आ जाएगा आपका 5 एम्पियर समथिंग। कितना एम्पियर आएगा, पावर 5 पॉइंट, इसका आंसर। तो इससे हम निकाल सकते हैं आपका करंट। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से आपका करंट निकाला जाता है। अगला ऊर्जा। ऊर्जा क्या दोस्तों, अब एनर्जी क्या है दोस्तों, तो एनर्जी क्या होती है, जो हम काम कर रहे हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी व्यक्ति में कितनी क्षमता उस कार्य करने की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। आपने बोला होगा, देखो दोस्तों, एक व्यक्ति 50 किलो वजन उठा रहा है, सेम, ठीक है, सेम यानी हाइट का, सेम वेट का, और सेम एक हाइट है और सेम उसका वजन है, और उसको वो कितना उठा रहा है, 45 किलो। तो दोस्तों दोनों में जो एनर्जी है वो किसमें ज्यादा है, आपकी ये 50 किलो वाले। अब एनर्जी क्या होती है, ठीक है, एनर्जी होती है पावर इंटू समय। आपने उस पावर को कितनी देर तक उपयोग करा, आपने जो शक्ति को कितनी देर तक उपयोग करा मुन्ना, वो आपका कहलाती है एनर्जी। तो एनर्जी बराबर होता है शक्ति गुणित समय। आप किसी भी काम को करने में कितने समय तक कितने शक्ति लगा रहे उसको बोलते हैं एनर्जी। दलतनार में दिन भर से बैठा था, मेरी एनर्जी कम हो गई। तो दोस्तों आप किसी काम को लगाने में करने में कितने समय तक आपकी शक्ति लगा रहे हो, वो क्या कहलाती है दोस्तों, ऊर्जा या एनर्जी। एनर्जी को हम काय में नापते, जूल में, काय में नापते दोस्तों, जूल में, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, या पावर को अपन क्या होता है, वाट, और समय को काय में सेकेंड, या तो जूल होता है या वाट सेकेंड होता है। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक होता है जिसको अर्ग या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ऊर्जा के एक पहला मात्रक होता है जूल या वाट सेकेंड होता है, या जूल का एक अन्य मात्रक होता है जिसे अर्ग कहते हैं या इलेक्ट्रो वोल्ट कहते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। एक ऊर्जा मीटर विद्युत ऊर्जा को खपत को भी मापता है। दोस्तों जो ऊर्जा होता है, हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसमें एक मीटर लगा रहता है, ठीक है, जिसको नापता है, वो मीटर को हम बोलते हैं ऊर्जा मीटर। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल खर्चा कितना हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल बल जो कितना खर्च कर रहे हैं, ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितना खर्च कर रहे हैं, इसको नापने के लिए जो मीटर बनाया गया है उस मीटर को बोलते हैं दोस्तों ऊर्जा मीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा मीटर काय में नापता है, तो दोस्तों याद रखना किलोवाट आवर्स, किलोवाट घंटा। ऊर्जा मीटर हमेशा ऊर्जा को काय में नापता, हमारे घर की किलोवाट आवर्स, किलोवाट घंटा। एक यानी 1000 वाट कितने घंटे तक आपने चले, ये बताता है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है समझने में। तो दोस्तों एक यूनिट, आप आता ना आपके घर पे बिल, कि आपके यहाँ 20 यूनिट बनी भैया,
आपने कितना खर्च करा मीटर बताता है, यहाँ पर जो संख्या जैसे मान लो यहाँ 2 लिखा है तो उसको बता रहा है यानी 2, यानी अब यहाँ 2 4 5 लिखा है ऐसा, तो इसका मतलब कितनी यूनिट बनी 245। तो ये यूनिट कैसे निकलती दोस्तों, तो ये यूनिट हमारा मीटर बताता यूनिट, तो यूनिट का सूत्र होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा, एक यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो समझना क्या होता है इसका सूत्र, इसको मैं थोड़ा सही कर देता। एक यूनिट बराबर होता है किलो का अपन ने 1000 से भाग दिया, वाट घंटा डे कितने दिन तक, कितने दिन तक, कितने दिन तक, वाट घंटा इंटू डे, वाट घंटा इंटू डे, इसी को हम बोलते हैं किलोवाट यूनिट। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों, या एक यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा कितने समय और कितने दिन बटे 1000, इसी को हम बोलते हैं एक यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक यूनिट। आपके यहाँ जो एक यूनिट बनती है उसको याद रखिएगा। एक kWh को हम एक यूनिट को कहते हैं, और एक और नाम होता है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने लग गया है कि एक kWh 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो एक BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के बराबर होता है, जिसे हम एक यूनिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 किलो कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है, तो दोस्तों 1 किलो कैलोरी में हमारी 4146 जूल ऊर्जा होती है। आप बोलते हैं ना, आप जो भी खाने में जो एनर्जी मिलती कैलोरी में मिलती, काय में मिलती, कैलोरी में। आप जो भी खाते हो उस पर लिखा रहता है कैलोरी। तो दोस्तों आपको 1 किलो कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है, 4146, और 1 जूल में यानी एक काम में कितनी खर्च होती है, 0.24 कैलोरी। यानी इलेक्ट्रिकल में यदि एक काम कर रहा है, ठीक है, 1 जूल का काम करा, तो उसे कितनी कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी, 0.24। यदि एक बल्ब 1000 वाट, सॉरी 1 किलोवाट, 1 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट बना रहा है, तो उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा खर्च होगी, 860 किलो कैलोरी। क्लियर सभी को। और 1 कैलोरी 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो दोस्तों 1 किलोवाट में, ये एग्जाम में बहुत आता है, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं दोस्तों। 1 घंटा 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। हाँ या ना। अब 3 में 3 का गुणा करा तो कितना होगा दोस्तों, 36। ये कितनी जीरो होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको दोस्तों क्या लिख सकता हूं, ठीक है, ऊपर और नीचे 10 का गुणा करने, 3600 में ऊपर और नीचे 10 का गुणा करना, ऊपर और नीचे 10 का गुणा करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 कितनी जीरो हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5 और 1 6 दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 6, 36, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 10। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणित 10 की घात 6, हाँ या ना, और नीचे 10, ये 10 से काटा तो 3.6 गुणित 10 की घात 6, ठीक है, 3.6 इंटू 10 की घात 6। तो दोस्तों 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर। इसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो हमारे ब्रिटिश थर्मल, जो बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्री होती है, थर्मल पावर प्लांट होती है, जहां हीट को हम नापते हैं, तो वहां पे बोलते हैं 252 कैलोरी। क्लियर है दोस्तों। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे यूनिट से संबंधित है, कितनी ऊर्जा खपत आपके घर में होती, कैसे निकालेंगे दोस्तों। 1000 वाट की क्षमता का एक विद्युत हीटर है जो प्रतिदिन 3 घंटे उपयोग करता है। यदि यूनिट 4 रुपए लागत है, यानी एक यूनिट को कितने रुपए देना पड़ते हैं दोस्तों, 4 रुपए, तो 30 दिनों में, 1 माह में हीटर का उपयोग करने के कारण ऊर्जा कितना खर्च होगी, तो दोस्तों समझिएगा। ये भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्लियर है, आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों 1 यूनिट कितने किलोवाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट के बराबर। और 1 किलोवाट को हम कैसे निकालते हैं, वाट इंटू घंटा इंटू समय बटे कितने हजार, 1000, ये यूनिट समझना। अब वाट इंटू घंटा, वाट कितने, 1000 वाट, 1000 वाट है, कितने घंटे दोस्तों, तो प्रतिदिन 3 घंटे आपके यहां हीटर चलता है, और पूरे 30 दिन तक, कितने दिन तक, 30 दिन। यदि 1 महीने भी दे तो आपको कितने दिन लेना है दोस्तों, 30 दिन।
याद रखिएगा, यदि महीने का भी बोले तो आपको कितने दिन लेना, 30। वो फरवरी हो, मार्च हो, कोई सभी कभी बोलेगा महा बोलेगा, तो आपको एक महीने में सर 31 दिन भी होते तो आपको यहाँ 30 ही लेना है, बटे 1000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई दोस्तों, 3 में 30 का गुणा करा तो कितना हो गया, 90। दोस्तों 90 ये क्या आ गई, यूनिट। अब आपको एक यूनिट के कितने रुपए देना है, 4 रुपए। कितने देना है, 4 देना ना, हाँ यूनिट पर 4 रुपए। हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट की कीमत 2 रुपए, तो 2 की कितनी होगी, 4। तो इन्होंने बोला जो 90 आपके यूनिट बनी उसका एक का कितना, 4, तो कितना होगा, 9 चौक 36, 360 रुपए। समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करता हूं। अब हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक, इलेक्ट्रिकल हीटर या इलेक्ट्रिकल हीट क्या होती है। दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना, विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में जो बदलता है उसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न उपकरण, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल आयरन यानी प्रेस आदि में होती है। दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, यहां पर प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। किसके कारण होता है, ये सब प्रतिरोध उच्च होने के कारण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हीट, या इसको हम कहते हैं जूल का नियम। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, मोस्ट आईएमपीए हीट का सूत्र होता है एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। दोस्तों एच होती है उत्पन्न हुई उष्मा, जो काय में हम नापेंगे जूल में, आई होता है करंट विद्युत धारा एम्पियर में, आर होता प्रतिरोध ओम में, टी होता समय काय में नापेंगे सेकंड में। ठीक है दोस्तों, किसी भी दोस्तों हम याद रखिएगा, किसी भी जो विद्युत हम उत्पन्न गर्मी पैदा करते हैं करंट देने पे, वहां पर जो वायर यूज करते हैं वो नाइक्रोम का वायर होता है। कौन सा होता है, नाइक्रोम। आपने जो प्रेस देखी होगी, ठीक है, या प्रेस देखी होगी या हीटर देखा होगा, उसके अंदर जो एक कॉइल होती है, मैंने कूद चालक चालक के चैप्टर में पढ़ाया था, कंडक्टर इंसुलेटर, उसमें जो होता है दोस्तों वो कौन सा वायर होता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर होता है जो जिसमें हम करंट देने पे गर्मी पैदा होती है। क्लियर है इतनी बात। तो इसका सूत्र क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, अगला होता है दोस्तों, पहले और थोड़ा सा मैं बता देता हूं दोस्तों, ये किस किस के क्या होता है, ये करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी आई स्क्वायर बराबर है। इसका मतलब आप यदि करंट को 2 करोगे तो हीट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 जूल। यदि करंट को आप 3 करोगे तो उसके वर्ग वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना, 9, तो हीट कितनी होगी, 9। तो दोस्तों करंट यदि 2 गुना करोगे तो हीट कितनी हो जाएगी, 4 गुना। क्लियर है ये। और हमारा उसके बाद होता है जो प्रतिरोध होता है, उसके क्या होती है, समानुपाती। जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना हमारा हीट क्या होगी, बढ़ेगी, पर टाइम जितना बड़ा होगे उतनी ज्यादा गर्म होगी। अब अगला होता है दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज। दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, इस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो दोस्तों यह सिद्धांत को हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके उपयोग से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए जो ब्रिज दिया गया है उसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अननोन रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसका हम मान ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसे प्रतिरोध को ज्ञात करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर दोस्तों, ये मेथड है समझना। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस दिए रखे हैं, 1 2 3 और एक चौथा, और बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर जो बीच में लगा रहता है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, करंट कौन नापता है, तो बोलोगे अमीटर। करंट कौन नापता है दोस्तों, तो अमीटर करंट को नापता है। पर दोस्तों करंट की दिशा कौन सा मीटर बताता है, तो करंट की दिशा को बताने वाला मीटर कौन सा कहलाता है, गैल्वेनोमीटर। क्लियर है मेरे बच्चों, करंट की दिशा बताने वाले मीटर को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और करंट जो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या नाप इसमें, और करंट को जो नापता है वो अमीटर नापता है, और जो दिशा बताता है वो कौन सा, गैल्वेनोमीटर। और दोस्तों इसको समझना। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां होता है जी जो गैल्वेनोमीटर, यहां बैटरी लगी, हाँ या ना। अब दोस्तों कुछ नहीं, ये करंट गया, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ठीक है, और ये इधर से करंट आया, इस तार से इधर गया, इधर गया। दोस्तों अब इस पर पूछता है अननोन रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे। और बच्चा बहुत डरता है, कुछ नहीं करना, आमने सामने वाले का गुणा, आमने सामने वाले का गुणा, P इंटू एस इक्वल दोस्तों R इंटू क्यू, हाँ या ना।
ये क्यू है ना। अब जैसे मैंने वाला समझिए, ये क्या है, पी, ये एस, ये आर और क्यू। अब दोस्तों मेरे पास क्यू की वैल्यू नहीं पता थी, मैंने पी की वैल्यू थी 10 ओम, एस की वैल्यू थी 5 ओम, समझना, और आर की वैल्यू थी 2 ओम। एग्जाम में क्यू की वैल्यू पूछी तो कैसे निकालोगे? तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना, आमने सामने वाले का गुणा करना। पी का क्या होता है, पी की कितनी है 10 इंटू 5, आर का मान कितना है 2, क्यू की वैल्यू निकालनी। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि ये 2 से 5 के पिटाड़ा में कितने ज्यादा, 5 बार कट जाएगा, 5 कितना हो गया 25, 25, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो इस प्रकार से हम अन्योन्य प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अन्योन्य प्रतिरोध का सूत्र होता है जिसको P इंटू एच, आमने सामने वाले का गुणा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, टी पी यू ए पी। एक प्रतिरोध अननोन होता है जिसको हमको ज्ञात करना होता है, P इंटू एच, आमने सामने वाले का गुणा, इस आमने बराबर आमने सामने वाले का गुणा। जिसको नहीं ज्ञात है उसको हम उसको ही देंगे और जिसको है उसको निकाल लेंगे। क्लियर है, समझ में आया होगा। और दोस्तों इसके उपयोग कहां कहां होता है वीज-स्टोन ब्रिज का? तो वीज-स्टोन ब्रिज का हम जहां कम मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, बहुत कम मान का, ऐसे जिसका हम प्रतिरोध बहुत कम मान का ज्ञात करना, वहां पर ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होते हैं, ठीक है, वहां पर वीज-स्टोन ब्रिज का उपयोग करके हम बहुत सारी भौतिक राशियां जैसे विकृति, प्रकाश, तापमान, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, पता करते हैं। वीज-स्टोन ब्रिज को हमको बदल के, परिवर्तन करके क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं बीच में, धारिता, प्रेरक तत्व, प्रतिबाधा, यानी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और इंपीडेंस, ठीक है, इन तीनों को हम क्या करते हैं, बदल सकते हैं। वीज-स्टोन ब्रिज को हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसका काम होता है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। समझ में आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं समझ में आएंगे जो अभी तक पढ़ा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ का लूप का नियम किसे कहते हैं? दोस्तों लूप का नियम कह दो, या हमारा किसका, पाश का नियम। किसका, पाश का नियम। दो नियम दिए थे दोस्तों किरचॉफ ने, एक करंट का नियम था और एक वोल्टेज का नियम। दोस्तों जो करंट का, वोल्टेज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है, और जो और करंट का जो नियम है वो आवेश पे काम करता है। करंट चार्ज को ले जाने का काम करता है, आवेश, ऐसे याद करना, करंट को जो ले जाता है वो चार्ज, आवेश ले जाता है, ठीक है, और वोल्टेज ऊर्जा संरक्षण का, ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो हमारा किरचॉफ का लूप का नियम, जिसे हम पाश का नियम भी कहते हैं या मेश का नियम भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। ये मत देखो, लोको पायलट में आया था, टेक्निकल हेल्पर में आया था, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के विभव के पात के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, किसने व्याख्या दी थी? दोस्तों ये दी थी किरचॉफ के दूसरे नियम ने। बोला था जो वोल्टेज है, ठीक है, उसका बीजगणितीय योग, ठीक है, जो हमारा विद्युत पात है उनके क्या होगा, बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसे लूप का नियम, या पाश का नियम, या मेश का नियम भी कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के आधार पर आधारित है। देख लीजिए दोस्तों कितनी सारी, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो में आया, यूपीपीसीएल, प्लांट असिस्टेंट, मध्य प्रदेश लाइनमैन, इतनी सारी एग्जाम में क्वेश्चन आए। किसी परिपथ में किसी बंद पथ के चारों ओर की वोल्टेज का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों किसी बंद परिपथ के चारों ओर बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, क्या होता है, बराबर, यानी बराबर होता है किसके, शून्य के। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम किसके साथ संबंध दर्शाता है? तो दोस्तों किससे दर्शाता है, संधि तुल्य प्रतिरोध। वोल्टेज ड्रॉप किससे, कि कितना वोल्टेज उसमें ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज ले रहा है, उससे बताता है दोस्तों। यदि एक सुचालक में उत्पन्न हुआ उसमें अपने प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाती है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अपने प्रारंभिक भाग की कितनी हो जाएगी? दोस्तों मध्य प्रदेश लाइनमैन में एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला हीट का सूत्र क्या होता है, एज बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। इन्होंने बोला ये सब सेम है। उन्होंने बोला जो प्रारंभिक मान की हीट कितनी हो गई, 16 गुना, ठीक है, क्लियर है, कितनी हो गई, 16 गुना। अब यहां पे करंट पहले एक था, ठीक है, पहले करंट एक था तो हीट भी कितनी थी, एक थी, मान लो, ठीक है, मान लीजिए।
अब यहां पर हमने कितना करा, इनने बोला हमारी 16 गुना हो गई, कितनी गुना हो गई, 16 गुना, आई स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कितना होगा, रूट कितना होगा, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा करंट प्रारंभिक मान से कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो गया, पहले हमारा 1 था करंट, अब कितना गुना हो गया, 4 गुना, 4 गुना बढ़ गया। 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़े 1000 वाट के हीटर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। दोस्तों विद्युत धारा है ना, पावर, तो दोस्तों पावर बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट, हाँ है ना। इन्होंने बोला 1000 वाट का हमारा हीटर है, 230 वोल्ट जुड़ा है, करंट कितना होगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 100/23, 100/23 को 23 दूना 46, 23 तिया 92, 23 गुणित 4 करते अपन, 4 दूना 8, 4 × 12, सॉरी 4 × 12 और 4 × 12 1, 4 दूना 8 और 1 9, 24 चौक 92, 4 पॉइंट में आंसर आएगा, कितना आएगा, 4 पॉइंट में। एक ही आगे क्या करने की जरूरत, 4 पॉइंट एम्पियर आंसर। 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 किलोवाट आवर्स 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट किलोवाट, तो 1000 वाट आवर्स, वाट आवर्स घंटा, वाट घंटे के बराबर होता है। हरियाणा लाइनमैन वो आया था। दोस्तों क्वेश्चन क्या अगला हमारा, एक घर में निम्नलिखित में विद्युत भार का दैनिक उपभोग कितना होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या देखना दोस्तों, हमको क्या पढ़ा था, तो एक क्या पढ़ा था हमने, यूनिट निकालना kWh, ठीक है, किलोवाट आवर्स, ठीक है, किलोवाट घंटा। दोस्तों हमारे पास कितना है, 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट है, तो हम इसको रफ कर लेते हैं। 40 वाट की कितनी है, 5 ट्यूबलाइट है, कितने घंटे चल रही है, कितने, 5 घंटे, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा बोलता है दोस्तों 80 वाट के कितने पंखे हैं, 4 पंखे हैं, हाँ या ना, और 10 घंटे चल रहा है। तीसरा हमको बोल रहा है कि सर 120 वाट की एक टेलीफोन है और 5 घंटे चल रहा है। इतने आप दिन भर में इन चीजों को चला रहे हो, तो कितना वाट बनेगा, तो 40 में 2 का करोगे, 40 में 5 का करोगे तो 5 का 20 यानी 200, 200 में 5 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, गुणा करोगे 1000, 8 चौक 32, 320, 320 में 10 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 3200। फिर यहां पे करोगे 120 तो कितना होता है, 12 × 5 = 60, 600, कितना हो जाएगा, 600। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0, ठीक है, ये 0 0 0 3200 है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा, देखो ये भी 0 0 0, 2 और 6 कितना हो गया, 8, 3 और 1 कितना हो गया, 4, ये कितना वाट हो गया, 4800 वाट, कितना हो गया, 4800 वाट। अब इसको किलो वाट में बदलना, काय में बदलना दोस्तों, किलो वाट में बदलते कितने का भाग देते, 1000 का, 1 2 3 0 हम काट रहे, 1 2 0 और यहाँ 1 0 का पॉइंट है, तो 4 पॉइंट वाट इतनी यूनिट बनेगी आपकी, 4.8 यूनिट। क्लियर है आपको समझ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 220 वोल्ट के हीटर को 110 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो उसके द्वारा बिजली कितनी खपत होगी। मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हमने अभी पावर के 3 सूत्र, पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, पावर बराबर होता है V²/R। दोस्तों यही सूत्र लगेगा, यहाँ कितनी खपत हुई यानी कितना प्रतिरोध होगा उतना ही खर्च करेगा। यहाँ पहला है V1 है, कितना वोल्टेज ले रहा है, 220, और V2 कितना ले रहा है, 110 वोल्ट। तो दोस्तों हम यहां से निकाल लेंगे, इनने बोला इतना, तो यहां पर हमारा V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर, R1/R2, हाँ या ना। अब हम इसको मान लेते हैं, V1 कितना है, 220, और V2 कितना, 110, और है ना, यही है ना, हाँ 220 ही है ना, और यहाँ कितना है, R1 × R2, हाँ है ना, और ये हो गया स्क्वायर। ये 11 दूना कितना होता है, 1 0 से 0, 11 दूना कितना होता है, 22, 2, कितना हो जाएगा, 4, तो R1 R2 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, यानी ये 4 हो गया R1 R2। अब हमारा को यहाँ पर तो कितनी खपत करेगा, कितना हो गया, 4, कितना हो गया,
4/1, ये R1/R2। अब दोस्तों ये ऊपर गया तो R2 कितना हो गया, R1 कितना हो गया 1/4, कितना हो गया 1/R1 जो R2 था। यदि भाई सबसे पहले हमारा 220 पे जुड़ा था, फिर कितना हुआ 110 से। तो दोस्तों जो R2 निकालना था कितना खर्च, तो दोस्तों हमारा जो R1 है वो 1/4 क्या हो गया, कम हो गया। तो कितने गुना कम हो गया दोस्तों, 1/4 गुना क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। क्लियर इतनी बात। दोस्तों BOT यूनिट निम्नलिखित में से क्या होती है, यानी BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको बोलते हैं KWH, एक KWH किलोवाट आवर्स। दोस्तों ऊर्जा की एक इकाई यूनिट किसके बराबर होती है, मध्य प्रदेश लाइनमैन, MP लाइनमैन, DMRC, इसरो, ऑर्डिनरी फैक्ट्री। दोस्तों 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स, जिसको एक BOT भी बोलते हैं। विद्युत शक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है, मध्य प्रदेश लाइनमैन 2017 में। दोस्तों पावर का सूत्र होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है V/I, एक सूत्र जिसको हम वाट में निपटाते हैं। दूसरा सूत्र होता है V²/R। तीसरा सूत्र होता है P = I²/R। अब इनमें से हमको एक सूत्र देखना जो है कौन सा है, V²/R शक्ति का सूत्र, ये बिल्कुल सही है। V/R तो है नहीं, ये I²R2 नहीं, I²R, ठीक है, और I/R। दोस्तों ये क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सूत्र भी आएगा, उसमें लिखा होगा नहीं होगा, समीकरण नहीं है, और होगा ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है I²R और V/R भी, I = V, ये नहीं है V = I/R, ठीक है, V/R, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। बचा कौन सा, ये दोनों V²/R, I²/R। नहीं, हाँ, अरे यार नहीं, मैं गलत देख रहा हूं, समझो, सभी तो सही है यार, वो तो सही है। V = I/R, P = V/R, V²/R, और P बराबर क्या हो गया यहाँ पर I²R। अब दोस्तों I²/R है, ये I है और II/R है, जो कि ऐसा थोड़ी है, ये गलत है, ठीक है। V²R केवल यही है, देखो V/R, ऐसा नहीं हो तो V/R, V/R ये भी नहीं है, तो ये तीनों गलत है, केवल आंसर क्या आएगा सेकेंड। समझ में आया दोस्तों, हाँ सॉरी है ना, मैं भी थोड़ा सा मिस्टेक उसमें देखने में दिक्कत आ गई थी। एक HP कितने वाट के समतुल्य होता है, दोस्तों एक HP 746 वाट के बराबर होता है। ये किसने दिया था, जेम्स वाट ने दिया था। अगला है, जब किसी हीटर का एक प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए तो हम उसका एक भाग निकाल लेते हैं, तो बताइए उसे फिर हम कनेक्ट करते हैं, हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों यदि आप एक हीटर है, ये हीटर आपने सभी ने देखा होगा, हीटर के अंदर जो इसी कॉइल होती है, हीटर में एज बराबर होता सूत्र I²R/T। दोस्तों आपने एक कुंडली निकाल दी, मान लो ये कुंडली फ्यूज हो गई, आपने पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, यदि हमारा, अब दोस्तों जो हीट जो डेवलप होती है वो किसके कारण होती है, रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, किसके कारण होती है, रेजिस्टेंस के कारण होती है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहां पर क्या हुआ, यदि हमारा एलिमेंट प्रतिरोध का एक हीटर में प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए तो हम इसका एक भाग निकाल लें, तो दोस्तों उसके साथ फिर कनेक्ट कर दें, यदि हम इसमें, तो हीट बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस करंट को रोकने वाला कम हो जाएगा, जिसके कारण अब क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण हीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्य करने की क्षमता को, इकाई को हम क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करने की क्षमता की दर की इकाई को हम कहते हैं शक्ति। शक्ति इकाई में नापते हैं वाट में। 500 वाट को कितने किलो वाट में बदल सकते हैं, दोस्तों 500 वाट। दोस्तों जब भी आपको किलो वाट में बदलना हो तो आपको 1000 से भाग दे दो, काय दे दो, भाग दे दो, 1000 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और एक पॉइंट, तो 1.5 किलोवाट। दोस्तों ये मध्य प्रदेश लाइनमैन में आया था क्वेश्चन, और RSMCB इंस्ट्रक्टर यानी राजस्थान के इंस्ट्रक्टर में आया था ये। अब दोस्तों मैं बताता हूं ये कौन सा, किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम बता रहा, नोड से आने वाला करंट और नोड से जाने वाला करंट। अब दोस्तों समझना,
आने वाला कौन कौन सा है, तो अपन पहले देखते हैं आने वाला, ठीक है, फिर नीचे रख लेंगे, जगह नहीं है तो आने वाला कौन कौन से, तो पहले आने वाला एक I1, I5 और I7। अब दोस्तों जो भी है सब जाने वाले, क्या है, जाने वाले। तो आने वाले और जाने वाले क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। तो बचे कितने कितने तक है हमारा, 8 तक। तो 8 तक हम इसमें लिख लो। इसमें कौन कौन है, 2, 3, 4, 6 और 8, ये सब क्या जाने वाले। अब ये बराबर थे आने वाले जाने वाले, या इधर लूंगा, ये बराबर के इधर लूंगा तो ये सब काय के हो जाएंगे, माइनस के। काय के हो जाएंगे, माइनस के। तो I1, I5, I7 प्लस के होंगे, या इधर लिया है तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या पिक्चर है यहां पर। I1 तो प्लस का होगा, I1 प्लस, I5 प्लस, I7 प्लस। ठीक है, I2 माइनस, I3 माइनस, I4 माइनस। तो यहां पर आपका I2 माइनस, I3 माइनस, I4 माइनस, I6 माइनस, बस I8 क्या है, प्लस है। क्यों, I7 नहीं होना चाहिए प्लस। I8 क्या है, बाहर जा रहा है ये भैया, बाहर जा रहा। ठीक है, बाहर जा रहा, तो ये भी क्या हो गया, माइनस का होना चाहिए। तो देखो माइनस में ये I8 माइनस, I6 माइनस, I4 माइनस, और यहाँ I3 क्या है, प्लस है। I3 देखो दूर जा रहा। चलो इस पे जाते हैं, पहले पे I8 माइनस, I6 माइनस, I4 माइनस, I3 माइनस, I2 माइनस, I1 प्लस। पहला आंसर आएगा दोस्तों, पहला। तो दोस्तों आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होता है, दोनों बराबर। तो आने वाले करंट और जाने वाले करंट का समेशन योग बराबर होगा। मान लो आने वाला I1 प्लस I2 है और जाने वाला क्या है, I3। अब इसको बराबर को इधर लूंगा तो ये काय का होगा, माइनस का। तो ये बाकी दोस्तों इधर आके काय का होगा, माइनस के। समझ में आया होगा। एक नोड से गुजरने वाली सभी धाराओं का योग 36 है। यदि नोड में विद्युत धारा का मान समान प्रतिरोध वाली है तो प्रवेश तार करती है, तो तीनों तारों में विद्युत धारा क्या होगी। दोस्तों समझना, ये बोल रहा है एक नोड में सभी धाराओं का योग क्या, 36 है। ठीक है, 26। नोड की में विद्युत धारा 3 समान प्रतिरोध विभिन्न तारों में प्रवेश करती है। 1, 2 और 3 से क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। समान प्रतिरोध है तो दोस्तों 36, यदि सेम है तो तीनों का योग क्या होना, 36। अब समान कौन से में देख लीजिए, समान यही है, 12, 12 जून 24, 36, यही सेम है। समान प्रतिरोध बोल रहा हो, समान, तो यही होगा विद्युत धारा का। तो आने वाले करंट जाने वाला करंट का योग क्या होगा, बराबर 36। तो 12, 12 होंगे। किरचॉफ के विद्युत नियम के अनुसार एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली विद्युत धारा का योग किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जंक्शन से आने वाली धारा और जाने वाली धारा का विद्युत योग क्या होता है, योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। या उनके निकलने वाली जंक्शन से विद्युत धारा का योग क्या होता है, बराबर होता है। किरचॉफ का नियम किस पे लागू होता है दोस्तों, किरचॉफ का नियम हमारा AC और DC दोनों वोल्टेज और करंट दोनों पे लगता है। किरचॉफ का नियम किस पे लागू होता है, रेखीय अरेखीय परिपथ दोनों पर होता है। दोस्तों मैंने शुरू में बताया था। किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है, करंट और वोल्टेज दोनों से संबंधित है। दोस्तों टेक्निकल हेल्पर हरियाणा लाइनमैन में आया था। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह किसके द्वारा समझा जाता है, दोस्तों जो मोटर में धारा ले जाता है वो किरचॉफ का करंट लॉ के द्वारा समझाया जाता है, जिसको किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं, या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ का नियम वाले सर्किट पर लागू नहीं, किस नियम सर्किट पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों किरचॉफ का जो 2 नियम दिए थे, एक KVL दिया था और एक KCL। KVL और KCL किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, किरचॉफ करंट लॉ। ये दोनों एक लंब्ड पैरामीटर पे होते हैं, पैसिव पे होते हैं, नॉन लीनियर पे होते हैं, वाट मीटर पे होते हैं, पर डिस्ट्रीब्यूट पैरामीटर पे लागू नहीं होते। तो दोस्तों हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई। दिस इज थ्योरी का सेकंड पार्ट। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।